सर्कल्स में आगे नेक्स्ट टॉपिक इज डायमीटर फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स, कोई भी एक डायमीटर हमने सर्कल का ले लिया और उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, तो फिर हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल with ends of diameter as a x1 comma y1 and b x2 comma y2 can be given as ये मान लिया a x1 कॉमा y1 है और ये पॉइंट b मान लिया x2 कॉमा y2 है। अगर हमने सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लिया p विच इज से जनरल पॉइंट x कॉमा y जो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो फिर इस सर्कल का इक्वेशन हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें देखो फॉर्म 1 जो हो गया वो तो सिंपली हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। जो सेंटर होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, तो दिस विल बी x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अगर ये रेडियस r है तो r विल बी AB अपॉन 2, ये डायमीटर है तो AB अपॉन 2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इट विल बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। तो सर्कल का इक्वेशन हम फॉर्म 1 में जैसे भी लिखते हैं ना, सेंटर और रेडियस वाले फॉर्म में, वो कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 मतलब x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्म यूज़ करें, अल्फा और बीटा की जगह तो ये आ जाएगा और r की जगह ये आ जाएगा। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्म हो गया एंड ये तो जस्ट हमने ऐसी लिखाने के लिए लिखा है, एक्चुअल में इसको हार्डली कहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, बट ये तो इसलिए लिखा है कि कहीं लिखा हो तो वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि लिखा क्या है। फॉर्म 2 अगेन, जो भी पॉइंट P अगर इस सर्किल पे मूव कर रहा होगा तब जो ट्राइंगल बनेगा APB वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो APB ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल बनना इस सर्किल के ऊपर जो पॉइंट है केवल उन्हीं की प्रॉपर्टी। अगर हमने पॉइंट अंदर ले लिया, मान लिया हमने यहाँ की बजाय यहाँ ले लिया, तो राइट एंगल बनेगा ही नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा P के ऊपर। बाहर ले लिया तो एंगल छोटा आएगा। तो ये 90 डिग्री है, ये केवल P इन्हीं पॉइंट्स की खासियत है ये। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स की स्पेशलिटी है। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हो, सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। मतलब आई कैन राइट डाउन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो AB स्क्वायर मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AP स्क्वायर विल बी x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आया ये भी इसी सर्कल का इक्वेशन है। एंड अगेन जैसा हमने बोला कि फर्स्ट 2 फॉर्म जो हमने लिखा है दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये सर्कल का इक्वेशन है। हो सकता है हम केवल इतना ही लिख के दे दें, हमने एक पॉइंट है P x y जो इस पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देन आई शुड बी एबल टू डिडक्ट कि अगर पॉइंट P इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तो फिर सर्कल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्म सबसे ज़्यादा ये है। ठीक है, दैट इज
ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब एम ए पी इंटू एम बी पी मस्ट बी -1। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से इसका स्लोप कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू -1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लेके और यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे 2 x वाले फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ पे 2 y वाले फैक्टर आ जाएंगे। x वाले फैक्टर को वापस इधर ले आए तो यू विल हैव x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म। ये सर्किल के डायमीट्रिक फॉर्म हो गया। वैसे डायमीट्रिक फॉर्म तो सभी हैं क्योंकि सभी में डायमीटर वाला फॉर्म डायमीट्रिक पॉइंट्स जो हैं वो हम यूज़ करें, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा। मतलब अगर हमें कोई भी एक डायमीटर दे दिया जाए और उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो x माइनस एक x1 ले लिया, x माइनस दूसरा x2 ले लिया, ये 2 ब्रैकेट आ गए, ऐसे ही फिर y में आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं। नोट 1, द अबव सर्किल, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, द अबव सर्किल इज द स्मॉलेस्ट सर्किल which passes through points A and B। ठीक है, A और B से पास करने वाले तो इन्फाइनाइट सर्कल्स होंगे। अगर हमें 2 ही पॉइंट दिया है तो उन इन्फाइनाइट सर्कल्स में से जो सबसे छोटा सर्कल आएगा वो यही वाला आएगा जिसके लिए A और B एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। क्यों आएगा ये वाला, बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। जो भी सर्किल के लिए ए और बी डायमीटर होगा, ए और बी 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं। ठीक है, देन हमने क्या बोला कि इससे तो इन्फाइनाइट सर्किल पास कर जाएंगे। इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले सर्किल के लिए तो जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी बाई 2 हो जाएगा। अगर हमने और कोई सर्किल लिया जिसके लिए ए बी डायमीटर नहीं है, तो अगर उसके लिए ए बी डायमीटर नहीं है तो उसके लिए ए बी कॉर्ड होगा, तो उस सर्किल का डायमीटर ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, कॉर्ड तो छोटा होता है डायमीटर से, तो उसका मतलब क्या है कि उस सर्किल का रेडियस इससे ज़्यादा आएगा, हैंस सर्किल बड़ा होगा, हैंस दिस विल बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्किल। ठीक है, नोट 2, ये वाली जो इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन 1 बोल दिया ये। ठीक है, इसको वैसे ही बोलते हैं सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। मतलब सर्किल 1 will also have x1 comma y2 and x2 comma y1 also as its ends of 1 diameter। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्किल है इसमें 2 पॉइंट तो चलो ये एंड्स ऑफ डायमीटर हो गया, x1 y1 x2 y2। अगर हम इनके y कोऑर्डिनेट स्विच कर दें ये, ठीक है, तो 2 नए पॉइंट आ गए C और D। x1 इसका y कोऑर्डिनेट y2 एंड x2 के साथ इसका y कोऑर्डिनेट y1। वो जो 2 पॉइंट आए उनको डायमीट्रिक फॉर्म में, उनको डायमीटर का एंड पॉइंट मान के अगर हमने सर्किल का इक्वेशन लिखा तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे x माइनस पहला x कोऑर्डिनेट, x माइनस दूसरा x कोऑर्डिनेट। तो अगर हमने ऐसे y कोऑर्डिनेट स्विच भी कर दिए तो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, तो ये वाला पार्ट वैसे ही लिखा जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी वैसे लिखा जाएगा, क्योंकि अगर हमने स्विच कर दिया तो लिखना तो दोनों ही है। अगर y1 इधर है और y2 इधर है तो ये मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा लिख दिया, y माइनस वाई टू लिख दिया, y माइनस वाई वन लिख दिया, एक ही बात है, तो यही सर्किल आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने उस सर्किल का इक्वेशन लिखा जिसके लिए x1 y1 एंड x2 y2 एंड्स ऑफ डायमीटर है, इक्वेशन 1 आ जाएगा। अगर हमने उस सर्किल का इक्वेशन लिखा जिसके लिए x1 y2 एंड x2 y1 आर एंड्स ऑफ डायमीटर, तो भी ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जिसके लिए ये दोनों पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स होगा। समझना बहुत आसान है। एक्चुअल में होगा क्या
कि ये जो 4 पॉइंट हैं वो ऐसे लाई करेगा। ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गया x बराबर x1, x बराबर x2, y बराबर y1 एंड y बराबर y2। तो ये पॉइंट हो गया x1 कॉमा y1, ये पॉइंट हो गया x2 पे और y2 पे लाई कर रहा है x2 कॉमा y2। तो इसके लिए एंड्स ऑफ डायमीटर है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो x2 y1 हो गया और ये x1 y2 हो गया। ये x1 पे लाई कर रहा है एंड y2 पे लाई कर रहा है। तो जिसके लिए ये एंड्स ऑफ डायमीटर हैं, ये ठीक है, ये तो एक रेक्टेंगल हो गया, उसके लिए दिस विल आल्सो बी एंड्स ऑफ डायमीटर, क्योंकि ये 90 होगा, ये 90, ये ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन हो गया कि ऐसा हो क्यों रहा है। और इक्वेशन से तो ऑब्वियसली हमें दिख ही रहा है कि अगर हम ऐसे पलट भी दें y कोऑर्डिनेट तो भी टर्म्स तो यही लिखे जाएंगे, मतलब इक्वेशन तो यही आनी चाहिए। ठीक है। फिर इसमें और एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, नोट 3 क्या है, इक्वेशन 1 can be treated as sum of two quadratic equations। ये ठीक है, एक x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 बराबर 0 ये हो गया, एंड दूसरा इक्वेशन ये हो गया y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस, ये ठीक है, सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये ठीक है, इन वेरिएबल x एंड y। ये ठीक है, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x1 y1 इसके रूट्स हो गए, ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स y1 y2 हो गए। तो एक क्वाड्रेटिक x में आ जाएगा, एक y में आ जाएगा, ठीक है। एंड उन क्वाड्रेटिक का, ये ठीक है, एक तो ये हो जाएगा विद सेम लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो भी सबसे पहला कोफिशिएंट होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, और वाई में अगर क्वाड्रेटिक है तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट 1 आएगा, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये हमने क्यों बोला? क्योंकि तभी ये सर्किल होगा। अगर मान लिया मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूँ तो रूट्स तो अभी भी x1 x2 और y1 y2 ही रहेगा, बट एडिशन करने पे जो इक्वेशन आएगा दैट विल नॉट रिप्रेजेंट सर्कल। इसलिए बोला विद सेम लीडिंग कोफिशिएंट एंड हैविंग रूट्स एज x coordinates and y coordinates of ends of a diameter। ये ठीक है, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो तो x कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोई एक डायमीटर ले लिया उसके एंड पॉइंट्स। तो जैसे हमने डायमीटर जो लिया था वो a भी लिया था, तो a और b के जो x कोऑर्डिनेट्स हो गए वो पहली वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स हो गए, और y कोऑर्डिनेट जो हैं वो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स हो गए। इस फैक्ट को यूज़ करके हम कहीं कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा भी सकते हैं। कैसे बचाएंगे वो अभी आगे करेंगे। चलो फिर भाई अब
कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल passing through a 1, -3 and b 2, 2। ठीक है, आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस। जो सर्कल होगा उसके लिए ये दोनों एंड्स ऑफ डायमीटर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा रिक्वायर्ड सर्कल इज x माइनस पहला x कोऑर्डिनेट 1 इंटू एक्स माइनस दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट 2 प्लस y माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, तो y +3 हो जाएगा, -2 बराबर 0। इसको अगर ओपन कर देंगे तो x² प्लस y² -3x प्लस y, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 6, तो -4 बराबर 0। ये सर्कल आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। फिर क्वेश्चन 2, लेट लाइन x + 2y = 4 intersect y² = 4x at A and B, then find equation of circle with AB as diameter। ठीक है, इसमें इसने क्या दिया, y² = 4x, एक कर्व है कोई, ठीक है, उसको एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया पॉइंट A पे एंड पॉइंट B पे, तो फिर हमने AB को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा। इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो ऑफकोर्स ये हो गया कि हम A और B के लिए सॉल्व कर लें। तो सॉल्व कैसे करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ से x उठा के रख दिया, इसमें y में क्वाड्रेटिक बन गया, उसको सॉल्व कर लिया। y में जो क्वाड्रेटिक बन गया उसको सॉल्व करने से क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो A और B के y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब जो पॉइंट A है वो इस कर्व पे भी है, इस कर्व पे भी है एंड इस लाइन पे भी है, तभी तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वो जो y कोऑर्डिनेट आया उसको अगर हम इस लाइन में रख दें तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक बार इसका रख दिया, एक बार इसका रख दिया, जब दोनों पॉइंट आ जाए तो फिर हम डायमीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन निकाल सकते हैं ऐसे करके, अगर पॉइंट आ जाए तो। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा छोटा, कि हमने सॉल्व करने के बजाय केवल इक्वेशन बनाया, मतलब y² = 4x, इसमें एक बार हमने x की जगह रख दिया 4 - 2y यहाँ से, तो हो गया y² = 4, x की जगह 4 - 2y, सबको एक तरफ ले आए तो यह आ गया y² + 8y - 16 बराबर 0। तो ये जो y में क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, a और b के y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक बनाए इसलिए y कोऑर्डिनेट्स इसके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बार हमने क्या किया, इसमें x, मतलब अभी तो x को सब्स्टिट्यूट किया था, फिर y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 - x/2, तो ये हो जाएगा 4 - x/2 का होल स्क्वायर बराबर 4x। दिस इम्प्लाइज ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, उसको उधर ले गए, इसको ऐसे ही ओपन किया तो 16 - 8x + x² = 16x, इसको भी इधर ले आए तो ये आ गया x² - 24x + 16 = 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, XA एंड XB। तो हमने एक रिजल्ट दिखाया था कि जो डायमीट्रिक फॉर्म वाला इक्वेशन है सर्कल का, दैट कैन बी ट्रीटेड एज समेशन ऑफ 2 क्वाड्रेटिक। और वो कौन से क्वाड्रेटिक होंगे, एक क्वाड्रेटिक के रूट तो हो जाएगा, कोई भी एक डायमीटर उठा लिया हमने, जैसे यहाँ पे हमने AB उठा लिया, उसके x कोऑर्डिनेट्स,
तो वो क्वाड्रेटिक तो बेसिकली ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक हो जाएगा y में, जिसके लिए a और b के y कोऑर्डिनेट्स रूट्स होगा, वो ये हो गया। तो अगर हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर दें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये ठीक है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहां पे हमने उस रिजल्ट का यूज कर लिया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through A 3,5, B 7,5 and C 7,11। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इनसे पास करने वाला हमें सर्कल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमने 2-3 मेथड बताए थे। एक तो हमने बोला था कि जीएफसी वाला सर्कल मान लो, तीनों पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, 3 इक्वेशन आ जाएगा जीएफसी में लीनियर, उनको सॉल्व कर लो। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हमने बोला कि ए बी सी अगर 3 पॉइंट है तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तक स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका इक्वेशन निकाल लिया। कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स जो लाइन परपेंडिकुलर है एंड जो मिड पॉइंट से पास करे। फिर ऐसे हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया। ये जो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, क्योंकि सर्कम सर्कल है और AB, BC और AC ये तो कॉर्ड की तरह काम करेगा। तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करता है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमने सेंटर निकाल लिया। फिर उस सेंटर का इन तीनों में से किसी से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों से बराबर ही आएगा, वो हमारा रेडियस का काम करेगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में बेसिकली ये सब करने से बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर देखो हम ऑब्जर्व करें, ये पॉइंट है 3,5, मान लिया A हो गया 3,5, इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। B जो है उसका x कोऑर्डिनेट 7 है बट y कोऑर्डिनेट 5 है। तो ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करेगा। ये B हो गया 7,5, x कोऑर्डिनेट तो ज़्यादा हो गया, तो जब एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे तो ये आगे जाके आएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहा। अब C में क्या खूबी है कि जो C पॉइंट है उसके लिए x कोऑर्डिनेट 7 है और इसका भी x कोऑर्डिनेट 7 है, तो फिर ये दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। और इसका y कोऑर्डिनेट 11 है, तो अगर ये 5 है तो 11 कहीं यहाँ पे आएगा। ये हमारे लिए C हो गया 7,11। ये अगर हमने डायग्राम देख लिया, विजुलाइज कर लिया, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया।
सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो AC है वो डायमीटर का काम करेगा इस सर्कल के लिए। तो अगर AC डायमीटर का काम करेगा तो डायमीट्रिक फॉर्म में एक लाइन में इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हैंस द रिक्वायर्ड सर्कल विल बी, ये A और C होगा एंड्स ऑफ डायमीटर, तो इसमें B का इक्वेशन लिखने में कोई रोल नहीं। तो x-3 x-7 प्लस y-5 इंटू y-11 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 4। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x बराबर 5। आंसर x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, ये लाइन होता है x बराबर 0। y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, ये हो गया y बराबर 0। x इज इक्वल टू 5, ये इन तीनों को टच करना है। तो ऑफ कोर्स जो इन तीनों को टच करेगा वो ऐसे होगा। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं ये एंड्स ऑफ डायमीटर हो गए, ये दोनों पॉइंट्स। अगर ये 5 है, ठीक है, तो ये 5/2 होगा मिड पॉइंट। ठीक है, ये 5/2 होने का मतलब क्या है, ये 5/2 हो गया। तो रेडियस अगर 5/2 है तो ये भी 5/2 है। ठीक, तो एक तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया 0,5/2, ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया 5,5/2। ठीक है, तो डायमीट्रिक फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं x-0 x-5, ये 0 एंड 5 प्लस y-5/2, इसकी वजह से भी y-5/2 बराबर 0। एक तो ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम डायमीटर ये भी ले सकते हैं, ये भी एक डायमीटर है। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया 5/2, 0, ये वाला पॉइंट हो गया 5/2, 5। ठीक है, कैसे हो गया, ये 5/2 है, ये उसका डबल हो गया तो वो 5 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, और x-5/2 इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से दोबारा x-5/2 प्लस इसकी वजह से y-0, इसकी वजह से y-5 बराबर 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं सेंटर इसका 5/2, 5/2 है ये, एंड रेडियस इज ऑल्सो 5/2। तो और x-5/2 का होल स्क्वायर प्लस y-5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस इज 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ कन्विंस योरसेल्फ कि तीनों जगह से सिंप्लीफाई करने पे सेम इक्वेशन आएगा।
फिर आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। ठीक है, हमने एक जनरल सर्कल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस सर्कल को आगे से रेफ़र करना होगा तो हम ये बोलेंगे GFC सर्कल। ठीक है, ये हमने एक जनरल सर्कल ले लिया, इसका जो सेंटर है दैट विल बी -g, -f। ठीक है, अब मान लिया अगर हमने कोई भी पॉइंट इसके अंदर लिया x, y। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस r आएगा रेडियस के बराबर। ये ठीक है, ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं कि सर्कल का लोकस क्या है। अगर हमने इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लिया तो उसका डिस्टेंस सेंटर से, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट विल बी लेस देन r। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से PC विल बी लेस देन r, PC स्क्वायर विल बी लेस देन r स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चाहो तो अगर इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ एक्स वाई, चलो अल्फ़ा बीटा ले लिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एफ का होल स्क्वायर इज़ लेस देन आर स्क्वायर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा बीटा स्क्वायर 2g अल्फ़ा। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा 2 बीटा एफ, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, सी इधर आ गया प्लस सी लेस देन 0। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को 1 मिनट के लिए s बोल दें तो मतलब इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, s बराबर 0। s का मतलब क्या है, ये 2 डिग्री एक्सप्रेशन हो गया। तो दिस इज नथिंग बट यही लिखा हुआ है एज इट इज, बस x और y की जगह हमने अल्फ़ा बीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2g अल्फ़ा वो ये हो गया, 2f बीटा वो ये हो गया, c एज इट इज हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, s मतलब ये इवैल्यूएटेड एट अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो s तो एक एक्सप्रेशन हो गया x और y का, इवैल्यूएटेड एट अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है कि x और y की जगह हमने अल्फ़ा और बीटा रख लिया, तो मस्ट बी 0। ठीक है, इसको कन्वीनियंस के लिए हम क्या बोलेंगे, S1 लेस देन 0, S1 फॉर पॉइंट P। ठीक है, तो S1 क्या हो गया, S1 कुछ भी नहीं, एक नंबर है, और वो नंबर हमें कैसे मिलेगा, किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिफाइन है। तो जैसे हमने बोला कि पॉइंट P के लिए S1 क्या है, तो पॉइंट P के लिए S1 क्या है, जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने सर्कल का जो इक्वेशन है ये ठीक है उसमें रख दिए, जो भी ये सर्कल का इक्वेशन है इसमें रख दिए, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, इसी को हमने S1 बोल दिया। अगर हम ऑफकोर्स पॉइंट चेंज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन चेंज होगा, तो हर पॉइंट के लिए अपना S1 आएगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट P सर्कल के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे कि अंदर S1 नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब तुम देखो इसी एनालिसिस से बाकी भी समझ में आ जाएगा कि अगर पॉइंट P सर्कल के ऊपर होता तो ऑफकोर्स सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैंने अल्फ़ा बीटा इसमें रखा तो जो क्वांटिटी आया उसी को S1 बोला, तो अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब S1 0 आना चाहिए। तो ऑन द सर्कल S1 मस्ट बी 0 किसी भी पॉइंट का। ठीक है, अंदर नेगेटिव, तो ऑफकोर्स बाहर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर हमने एक पॉइंट लिया 1,2, उसको हमने सर्कल की इक्वेशन में रखा, इक्वेशन मतलब सर्कल वाला जो एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड पे 0 बना के सब टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और एक्सिस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया, ये ठीक है, +1 बना लिया। अब अगर हमने 1,2 इसमें सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मान लिया हमारा जो नंबर है वो 5 आ जाए, तो 5 इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो वो पॉजिटिव नंबर 5 हमें क्या शो कर रहा है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होगा, जो भी हमने पॉइंट 2,5 लिया है वो सर्कल के बाहर होगा। अगर मान लिया हमने 2,5 इसमें रखा और ये एक नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर उसका मतलब क्या है कि 2,5 जो है वो सर्कल के
अंदर होगा। बस ये रिजल्ट है। तो क्वेश्चन, फाइंड whether P1, -1 lies on outside or inside the circle 2x minus 3y minus plus 5 is equals to x square plus y square। ठीक है, ये हो गया। तो आंसर क्या आएगा? हम पहले सबको एक तरफ लेके गए, सबको एक तरफ ले जाके एक्स का क्वेश्चन पॉजिटिव बनाया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, ये सर्कल आ गया। तो S इवेल्यूएटेड एट पॉइंट P, मतलब 1, -1 रख दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 1, इसमें -1 रखा, ये इसमें 1 रखा -2, इसमें -1 रखा -3 आ जाएगा। ठीक है, एंड -5 यह आ गया। अब इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये 5 और 5 10 में से 2 गया, कितना हो गया? -8। तो S जो है, या फिर जिसको हम S1 बोल रहे हैं, वो नेगेटिव आ गया। दिस एम्प्लाइज P लाइज विद इन द ट्राइंगल, सॉरी विद इन द सर्कल। जो पॉइंट P है वो सर्कल के अंदर लाई कर है। अब इसी पे देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, वही करते हैं। लेट A alpha beta and B gamma delta are two fixed points and C x1 y1 is a variable point such that angle ACB is obtuse angle, then find required condition। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि A और B दो फिक्स्ड पॉइंट है, C एक वेरिएबल पॉइंट है जो घूम रहा है, बट किस तरीके से घूम रहा है कि जो एंगल ACB है दैट इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये ठीक है, जो AB है वो C के ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, तो फिर हमें कंडीशन चाहिए। तो क्वेश्चन को देखो, हम थिंकिंग प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए। अगर एंगल ACB ऑब्ट्यूज है, ठीक है, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये मान लिया A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये एंगल 90 से ज़्यादा है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? 90 से ज़्यादा। तो जैसे हमने बोला 90 से ज़्यादा, वैसे ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि 90 कहाँ पे आएगा। 90 कहाँ पे आएगा? 90 तो एक सर्कल पे आएगा जिसके लिए AB डायमीटर है, तो हमने पहले वही सर्कल खींचा। ठीक है, ये वो सर्कल हो गया जो जिसके लिए AB एक डायमीटर है। ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? डायमीट्रिक फॉर्म में x माइनस एल्फा x माइनस गामा प्लस y माइनस बीटा इंटू वाई माइनस डेल्टा बराबर 0। ये हो गया इस सर्कल का इक्वेशन। इस सर्कल के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो एंगल उसके ऊपर जो AB बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। ऑफ कोर्स ये डायमीट्रिक फॉर्म में, यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया तो वो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इस सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ ले लिया ऐसे करके ये वाला पॉइंट,
तो ये जो एंगल आएगा थीटा वो क्या आएगा, एक्यूट आएगा, क्योंकि 90 इस सर्किल के ऊपर है तो इस सर्किल के बाहर 90 से छोटा एंगल होगा। इस सर्किल के अगर अंदर आते हैं, जैसे यहाँ पे 90 थोड़ा सा अंदर आ जाए तो एंगल बढ़ जाएगा। तो कोई भी पॉइंट ले लो इस सर्किल के अंदर, जो एंगल आएगा वो 90 से बड़ा आएगा। तो हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए कि पॉइंट सी के ऊपर जो ये एंगल आ रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल आना चाहिए, मतलब 90 से बड़ा एंगल आना चाहिए। तो इसमें बेसिकली जो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया वो मिक्स हो गया, ये ठीक, उन दोनों को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि डायमीट्रिक फॉर्म में जो हमने सर्कल का इक्वेशन लिखा उसमें क्या होगा कि सर्कल की बाउंड्री पे अगर कोई भी पॉइंट है तो ए बी वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। उस डायमीट्रिक फॉर्म से तो हमें सर्कल का इक्वेशन लिख के आए। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ गया, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। मेरे को जो पॉइंट चाहिए अगर उसके ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, दैट वुड मीन कि वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर आना चाहिए। अगर सर्कल के अंदर आ रहा है तो फिर हमारे लिए S1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। S1 नेगेटिव होना चाहिए तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो क्लियरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन point C should lie within the circle, ये ठीक है, for which AB is diameter, ये ठीक है। For that to happen we should have S1 less than 0। S1 क्या है, सर्कल का जो इक्वेशन है, मतलब कौन सा सर्कल जिसके लिए ए बी डायमीटर है, उस सर्कल के इक्वेशन में हमने C के कोऑर्डिनेट्स रखे, क्योंकि C ही हमें सर्कल के अंदर चाहिए। तो जो पॉइंट हमें सर्कल के अंदर या बाहर चाहिए उसी के लिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो S1 शुड बी लेस देन 0। तो C क्या है, x1 y1। तो यहाँ पे हमने इस पूरे एक्सप्रेशन में x और y की जगह x1 y1 रखा, तो ऐसे आ जाएगा x1 माइनस एल्फा इंटू x1 माइनस गामा प्लस y1 माइनस बीटा इंटू y1 माइनस डेल्टा, दिस शुड बी लेस देन 0, ये ठीक है। ये आंसर आएगा, ये हमारा वो रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा इफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा y प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। does not touch or cut x-axis but the point P1, 1 lies within the circle। तो आंसर मतलब हमने इसमें कितना कंडीशन इम्पोज किया है
कि एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के एक ही तरफ रहना चाहिए। तो उससे तो क्या आ जाएगा, इस वाली कंडीशन से तो आ जाएगा जी स्क्वायर लेस देन सी, ठीक है। एंड जो पॉइंट P1,1 है वो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, तो S इवेल्यूएटेड एट P अंदर लाई करना चाहिए, तो लेस देन 0। जी स्क्वायर लेस देन सी का मतलब क्या है, इस सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx होता है, तो जी कितना हो गया लैम्डा, एफ कितना हो गया 2 लैम्डा एंड सी कितना हो गया लैम्डा। तो जी स्क्वायर लेस देन सी का मतलब क्या है, लैम्डा स्क्वायर लेस देन लैम्डा या फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा लेस देन 0। ये तो हो जाएगा सिंपल इनइक्वालिटी हो गया। रूट्स क्या क्या हैं इस इनइक्वालिटी के, 0 एंड 1। और अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो बिटवीन द रूट्स, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा S इवेल्यूएटेड एट P, तो मतलब दिस इवेल्यूएटेड एट 1 1, तो इसमें 1 1 रखा, तो 1 + 1 + 2 लैम्डा + 4 लैम्डा प्लस लैम्डा मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 5 6 और 1 7, 7 लैम्डा लेस देन -2 और लैम्डा मस्ट बी लेस देन -2/7, ठीक है। अब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कितना देगा 5। ये तो बोला है 0 और 1 के बीच में, ये बोला है -2/7 से छोटा, तो -2/7 से अगर छोटा लेंगे तो 0 और 1 तो कहीं नहीं आएगा उसमें, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 5, मतलब नो सच लैम्डा एग्जिस्ट, ठीक है। और क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल टचिंग y axis touching y-axis at a distance 4 units from origin and cutting off intercept of length 6 units from पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब क्या बोला उसने कि ओरिजिन से 4 डिस्टेंस की दूरी पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ओरिजिन से 4 डिस्टेंस का डिस्टेंस तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अभी उस पे आते हैं। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट, मतलब ऐसे हो गया, ऐसे करते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, ठीक है। एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लेंथ कितना कट कर रहा है 6, ठीक है। तो एक सर्कल ऊपर आ गया, ऐसे एक नीचे आ जाएगा, तो वो तो हम सिमेट्री से, अगर हम इस सर्कल का इक्वेशन लिख लें तो दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन
इसी को देख के आ जाएगा सिमेट्री से, ठीक है। अब है क्या, ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऐसे करके, वो भी सेंटर से पास करेगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर ये टच कर रहा है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर हम एक लाइन खींचे तो वो नॉर्मल होगा। तो उसका मतलब क्या है कि अगर ये टेंजेंट वर्टिकल है तो नॉर्मल ये हॉरिजॉन्टल होगा। वो जिस पॉइंट पे नॉर्मल जो होगा, वो सर्कल का नॉर्मल हमेशा अपने सेंटर से पास करता है, तो ये लाइन भी सेंटर से पास करेगा, और ये बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी सेंटर से पास करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि दिस मस्ट बी द सेंटर, ठीक है। इसको तो 0.4 मान लिया 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या हो गया कि इस सर्कल में ये तो देखो 4 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये टोटल 6 था तो ये 3 डिस्टेंस हो गया। तो अगर हम ये ज्वाइन करें तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 5, क्योंकि इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया। तो सर्कल का रेडियस जो है वो 5 हो गया, पहली बात। अब सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ठीक है। जब ये 5 हो गया तो फिर ये भी 5 हो गया, ठीक है। अगर ये रेडियस 5 है तो पीसी भी 5 हो गया। तो जो पीसी है वो तो सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का काम करेगा, तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 5,4। ये तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और रेडियस हो गया 5। तो सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, अच्छा ऊपर अगर पॉइंट है तो 5,4 हो जाएगा, नीचे अगर सर्कल है तो 5,-4 हो जाएगा। तो सर्कल के लिए इक्वेशन कितना हो जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब जो नीचे वाला सर्कल है वो ऐसे पास करेगा, तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो वो हो जाएगा y ± 4 का होल स्क्वायर, यही है ना y कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो इसलिए 5 स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। यही हमारे लिए क्या हो गया, आंसर। ठीक है। अब ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम याद रख सकते हैं। फर्स्ट, इफ पॉइंट P lies within the circle, ये ठीक है, देन कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, S1 < 0, ये ठीक है। S1 जो होगा पॉइंट P के लिए दैट विल बी < 0। अब S1 < 0 का जो सोल्यूशन होगा, अगर कोई सोल्यूशन आ रहा है तो दैट विल इटसेल्फ इंश्योर कि सर्कल रियल है, ये ठीक है। मतलब अगर हम इमेजिनरी सर्कल ले लें, इमेजिनरी सर्कल लेने का तरीका क्या है कि g² + f² - c जो है वो नेगेटिव हो जाए। मतलब रेडियस के लिए जो रूट के अंदर लिखते हैं ना, g² + f² - c, अगर g² + f² - c नेगेटिव हो जाए तो सर्कल कुछ आएगा ही नहीं, फिर दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी सर्कल। अगर इमेजिनरी सर्कल हुआ तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं अपने आप, ठीक है। मतलब ये हमने क्या बोला, हमने बेसिकली ये बोला कि अगर हमने क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि एक पॉइंट P सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो फिर हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे कि S1 इज < 0, ठीक है। फिर इसके बाद हम वी आर श्योर कि सर्कल कैन नॉट बी इमेजिनरी, वो रियल सर्कल के केस में ही ऐसा हो पाएगा। ठीक है। अगर मान लिया उसने बोला कि जो पॉइंट P है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, मतलब इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम P पे खड़े हैं और हमने बोला कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो ऑफकोर्स सर्कल रियल होगा तभी तो उसके अंदर पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर मान लिया हम बाहर खड़े हैं, ठीक है, हमने बोला कि हम सर्कल के बाहर हैं, सर्कल का सेंटर वहाँ पे है, तो फिर जो सर्कल है वो रियल होगा ये ज़रूरी नहीं है,
ठीक। तो इसलिए अगर मान लिया किसी कंडीशन में हमने मतलब किसी क्वेश्चन में हमने ये कंडीशन लगाया कि P लाइज विद इन द सर्कल, तो फिर हमें सर्कल रियल है या नहीं रियल है वो सब देखने की जरूरत नहीं है। अगर सर्कल रियल नहीं होगा तो ये आंसर आएगा ही नहीं अपने आप, ठीक है, इसका आंसर कुछ आएगा ही नहीं। बट अगर उसने ये बोला कि पॉइंट P जो है वो सर्कल के बाहर है, देन सर्कल इमेजिनरी भी हो सकता है। देन अगर उसने रियल सर्कल के लिए बोला है तो आई हैव टू इंश्योर कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज पॉजिटिव एज वेल, ठीक है। S1 तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, मतलब दिस कंडीशन will also will only be possible for real circle। ये ठीक है। उसका होना क्या कि अगर ये कंडीशन का जो भी सोल्यूशन आ रहा होगा वो जब भी पॉसिबल है जब सर्कल रियल है। उस सोल्यूशन के लिए सर्कल पक्की बात है कि रियल हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल देन ऑफ कोर्स क्या हो गया, S1 ग्रेटर देन 0 होगा, ये ठीक है। दिस कंडीशन कैन ऑल्सो बी satisfied for imaginary circle, ये ठीक है। hence for real circle we should write g square plus f square minus c greater than 0 as well, ये ठीक है। अगर मान लिया हमारा सर्कल रियल है और हम बोले कि 4,5 इस सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं तो S1 ग्रेटर देन 0 तो लिखेंगे लिखेंगे, साथ में हम ये भी कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, अगर सर्कल रियल है। अब एग्जैक्टली सेम चीज फिर इंटरसेप्ट वाली चीज में हो जाएगा। थर्ड, इफ सर्कल intercept a length, ये ठीक है, a positive length on x axis, मतलब x axis को सर्कल दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट कर रहा है, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, देन जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी होता है। ये हमारी कंडीशन होता है कि अगर x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। अब दिस कंडीशन विल ओनली बी पॉसिबल फॉर रियल सर्कल। जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी अगर होगा तो सर्कल अपने आप ही रियल होगा, ये ठीक है। उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, यहीं से दिख जाएगा, देखो जी स्क्वायर माइनस सी, अगर यही वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया तो उसमें हमने एक एफ स्क्वायर मतलब एक और पॉजिटिव नंबर जोड़ दिया तो ये और बड़ा पॉजिटिव हो गया। अगर जी स्क्वायर माइनस सी पहले से पॉजिटिव है उसमें हमने एफ स्क्वायर जोड़ा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पक्की बात है कि अगर ये सही है तो ये तो अपने आप सही हो गया, इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर हमने इसको सॉल्व कर भी लिया, अच्छा उससे भी पहले यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, क्वेश्चन तो बेसिकली ऐसे आ रहा होगा कि क्वेश्चन में सर्कल के क्वेश्चन में कोई मतलब सर्कल की इक्वेशन में कोई पैरामीटर वगैरह डाल के दे रखा होगा कि लैम्डा एक्स का कोफिशिएंट कहीं ऐसे बना रखा हो, फिर उसने पूछा होगा कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो उसमें क्या होगा, ये इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा लैम्डा की टर्म्स में, इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बिकॉज दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। इस वाले केस में हमने क्या बोला कि अगर ये सही है तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने बोल दिया कि हमने तो सॉल्व कर लिया फिर इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि हमने सॉल्व नहीं किया, बट अगर उसको सॉल्व कर लिया तो वो कोई गलत नहीं है। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन निकालें, इसका सोल्यूशन निकालें और फिर इंटरसेक्शन लें तो जो इसका आंसर है वही आएगा, ये ठीक है।
मतलब इसका जो आंसर है वो सबसेट होगा इसके सोल्यूशन का, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेने पे वही आंसर आएगा जो पहले से आ रहा था। ठीक है, तभी तो ये इंश्योर कर रहा है कि सर्कल रियल होगा ही होगा। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट, इफ सर्कल डज नॉट टच और कट एक्स एक्सिस देन, ये एक्स एक्सिस का तो मैंने एग्जांपल लिया है, वाई एक्सिस के लिए भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ऑफ कोर्स सर्कल के लिए तो जैसा एक्स एक्सिस है वैसे ही वाई एक्सिस है। तो इफ सर्कल डज नॉट टच और कट एक्स एक्सिस देन जी स्क्वायर विल बी लेस देन सी, ये ठीक है। बट this condition can also be satisfied for imaginary circle, hence for real circle we should write this as well। मतलब अगर हमें रियल सर्कल चाहिए तो वो कंडीशन के साथ साथ हमें ये वाला कंडीशन भी लिखना पड़ेगा साथ में, क्योंकि देखो c को अगर हम इधर ले आए तो जी स्क्वायर माइनस सी कितना हो गया, नेगेटिव। तो अब इसमें ये जो जी स्क्वायर माइनस सी वाला पार्ट है ये नेगेटिव है, इसमें एफ स्क्वायर जोड़ने पे वो पॉजिटिव बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि एफ स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या है, जी स्क्वायर माइनस सी का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो अगर हमें रियल सर्कल चाहिए तो फिर हमें ये एडिशनली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 4 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज ए रियल सर्कल विद non-zero radius such that it does not cut or touch x-axis, या चलो y-axis कर देते हैं, y-axis, then find लैम्डा। ठीक है, उसने बोला कि अगर ये रियल सर्कल है जो वाई एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो फिर हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। चलो भाई करते हैं सॉल्व इसको। इस सर्कल के लिए g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा प्लस 3। तो अगर ये y एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए, एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एफ स्क्वायर मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 3 नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये यहीं से दिख रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0, तो लैम्डा बिलोंग्स टू -3/4 से 1। बट अभी यही क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, फिर वी हैव टू इंश्योर कि इट इज़ रियल सर्कल ऑल्सो फॉर रियल सर्कल वी शुड हैव जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होना चाहिए। अब जी स्क्वायर कितना है, लैम्डा स्क्वायर, एफ स्क्वायर कितना है, 4 लैम्डा स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना है, माइनस लैम्डा माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो यह आ जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट्स आ जाएगा, तो लैम्डा बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक यूनियन यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ रूट्स आ जाएंगे। रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 60 अपॉन 2a 10, तो हो गया 1 प्लस माइनस रूट 61 अपॉन 10। तो एक तो आ गया 1 माइनस रूट 61 अपॉन 10, एक आ जाएगा 1 प्लस रूट 61 अपॉन 10, ऐसे करके। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, रूट 61 बेसिकली क्या होगा, 7 और 8 के बीच में होगा, उसमें हमने एक जोड़ा तो ये 8 और 9 के बीच में हो गया, उसको अपॉन 10 किया तो ये 0.8 और 0.9 के बीच में हो गया, तो 0.8 और 0.9 के बीच में तो यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा इस पॉइंट से लेके 1 तक। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जो माइनस रूट 61 होगा वो किस किस के बीच में होगा, -8 एंड -7 के बीच में। ठीक है, इसमें से हमने एक जोड़ दिया तो -7 से -6 के बीच में, और इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो -0.7 एंड -0.6 के बीच में। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, -0.75। ठीक है, तो इसने क्या बोला, ये तो हो जाएगा 1 माइनस रूट 61/10 से यहाँ से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये 0.7 और 0.6 के बीच में एक नंबर है, ये वाला जो -3/4 है वो यहाँ पे -0.75 है। ठीक है, तो ये बोला यहाँ से लेके 1 तक, तो यहाँ से लेके 1 तक। इसने बोला एक सोल्यूशन तो ये, और दूसरा सोल्यूशन ये हमने क्या बोला था कि 0.8 और 0.9 के बीच में कहीं आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कितना हो गया, इतना, यूनियन इतना। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू ये 0.75 मतलब -3/4 से लेके ये वैल्यू 1 माइनस रूट 61/10 यूनियन इस वाले रूट से लेके 1 तक, तो 1 प्लस रूट 61/10 से लेके 1 तक। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सर्किल देखो, एक कोऑर्डिनेट का एक चैप्टर हो गया, ठीक है, या कोनिक सेक्शन का एक चैप्टर हो गया, दिस इज़ आल्सो कोनिक सेक्शन। बट सर्किल में हमने जैसे 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है, सर्किल में काफ़ी ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स भी आते हैं। इस चैप्टर के शुरू में ही हमने कुछ ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स लिखाए थे। तो सर्किल का पर्टिकुलरली सर्किल में क्या होगा कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो हो सकता है काफ़ी केसेस में कि ज्योमेट्री से अगर हम अप्रोच करें तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो सर्किल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको, और अगर मानिए हमने सॉल्व करने का मतलब प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है, सॉल्व किया, फिर ये निकाला, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, इस तरह की चीज़ें करके अगर हमें ये लग रहा है कि ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार हमने ज्योमेट्री के एंगल से और सोचा। ठीक है, स्पेशली सर्किल के क्वेश्चन को, मतलब एक तो हम ये बोल सकते हैं सर्किल के हर क्वेश्चन में हमने एक बार शुरू में थोड़े से टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि हम 5-10 मिनट बैठ के यही सोचते रहे कि ज्योमेट्री कैसे लगाएं,
एक बार हमने उस क्वेश्चन को देख लिया कि ज्योमेट्री लग सकती है क्या इस पर, तो हो सकता है कि सोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ क्लिक ना करे तो कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट के बेसिकली जो मैथमेटिक्स के अंदर है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट, इन चारों पार्ट में सबसे ज़्यादा इजी कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है। इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी तो हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि जैसे अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें क्लिक ही नहीं करेगा कि कहाँ से शुरू करें। कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट में हो सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए, बट इन मैक्सिमम केसेस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें जो जो वो बोलता जाए वो करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट में हमने क्या बोला, इन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग सर्कल वी कैन approach the question using geometry as well। ये ठीक है। अगेन नॉट नेसेसरली सारे क्वेश्चन के साथ ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। मतलब हमने एक बार ज्योमेट्री के एंगल से जरूर सोच के देख लिया। Question 1. Let two rods of lengths 2a and 2b are sliding along x-axis and y-axis respectively, such that their endpoints are always concyclic. Then find locus of center of circle passing through end points of these rods। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दो रॉड हैं, ये ठीक है। एक ये हो गया जो एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रहा है, तो ये ओरिजिन मान लिया। ऐसे ये दूसरा हो गया जो वाई एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रहा है, तो ये मान लिया A1 A2, ये लेंथ 2a है, ये मान लिया B1 B2 एंड दिस लेंथ इज गिवन एज 2b। अब ये आगे खिसक गया, ये आगे खिसक गया, तो सर्किल चेंज हो जाएगा। सर्किल चेंज हो जाएगा तो सर्किल का सेंटर चेंज हो जाएगा, तो उस सेंटर का हमें लोकस निकालना है, ठीक है। तो ये एक कॉर्ड है, तो फिर इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास करेगा। ये एक दूसरी कॉर्ड है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी सेंटर से पास करेगा। तो ये हमारा सेंटर हो गया C, मान लिया H, K। फिर हमने पहले बोला था कि लोकस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जिस पॉइंट का हमें लोकस चाहिए हम उसकी तरफ से सोचना चालू करें, एंड वील ट्राई टू यूज दैट पॉइंट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उधर से सोचना चालू किया। तो जैसे H, K, कहाँ पे H के आएगा, ये H हो जाएगा, ये डिस्टेंस, एंड ऑफ कोर्स ये K हो जाएगा, ठीक है। और हमें दे क्या रखा है, ये पूरा 2b है, तो ये आधा b हो गया, ऐसे ये आधा a हो गया, ठीक है। तो एक सिंपल ज्योमेट्रिक रिजल्ट या एक सिंपल ऑब्जर्वेशन इसको एक लाइन में सॉल्व कर देगा। क्या कि जैसे अगर हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये रेडियस के बराबर होगा, ऐसे अगर हमने इसको इससे ज्वाइन किया तो ये भी रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखो H और K तो हमें इन्वॉल्व करानी है क्योंकि उसका लोकस निकालना है।
ए और बी क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज़ हैं तो वो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ए आर के ये तीनों इन्वॉल्व हैं, इस ट्राइंगल में बी एच एंड आर ये तीनों इन्वॉल्व हैं, तो आर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों में से, दो इक्वेशन में से। या फिर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। एक तो इस आर स्क्वायर को लिख लिया पाइथागोरस से, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो आ गया फ्रॉम ट्राइंगल, मान लिया ये एम है तो A1MC, A1MC, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा इस वाले ट्राइंगल से आर स्क्वायर विल बी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कहाँ से आया, फ्रॉम ट्राइंगल, ये मान लिया एन है, एन B1NC, B1NC, ठीक है। अब इसमें कोई पैरामीटर ही नहीं है, ये तो एच के में एक रिलेशन आ गया, ए और बी गिवन क्वांटिटीज़ है तो कोई पैरामीटर नहीं है, तो लोकस निकालने के लिए इसी में एच के की जगह एक्स वाई रख दिया, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ठीक है। यही आंसर हो गया, यही हमारा रिजल्ट हो गया। Question 2. Let a circle is inscribed in a square of side length A, then a square is inscribed in this circle. Then again a circle is inscribed in this second square, and so on. Then find sum of areas of all circles, sum of areas of all circles. क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि एक हमने ऐसे स्क्वायर लिया और उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया, ठीक है। अब इस स्क्वायर का उसने साइड लेंथ ए बता रखा है, ये ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर हो गया।
तो जो सर्किल है उसका रेडियस 1 कितना हो जाएगा a/2। ठीक है, फर्स्ट सर्किल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा a/2। अब मान लिया एक सर्किल दे रखा है, यही वाला सर्किल, इसके अंदर अगर हम स्क्वायर बनाएं, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। अगर इसका साइड लेंथ a2 है मान लिया, ठीक है, और इसका रेडियस r1 है, ठीक है, तो एक तो हम सिंपली यही देख सकते हैं यहां से, ठीक है। पहले तो ये था स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर से अगर हमें सर्किल पे जाना है, ठीक है, तो जो रेडियस हो जाएगा वो सिंपली साइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें सर्किल के अंदर फिर स्क्वायर खींचना है तो उसका जो साइड लेंथ a2 हो जाएगा, ये ठीक है, ये भी r1 है, ये भी r1 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और a2 जो होगा वो कितना हो जाएगा √2 r1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो साइड लेंथ a2 आया, इसके अंदर जो सर्किल खींचेंगे दूसरा, उसका रेडियस r2 कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से a2/2 विच इज इक्वल्स टू √2 r1/2 विच इज इक्वल्स टू r1/√2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहले वाले सर्किल का रेडियस मान लिया r1 है विच इज a/2, फाइन। जो दूसरे वाला सर्किल आया उसके बाद r2, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, r1 को √2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये मान लिया हमारा सर्किल 1 आया, फिर इसके अंदर दोबारा एक सर्किल आएगा, वो हमारा सर्किल 2 आया, फिर स्क्वायर, फिर उसके अंदर एक सर्किल 3 आया। तो सम ऑफ एरियाज क्या हो जाएगा जो हमें चाहिए, इज इक्वल्स टू पहले वाले सर्किल का एरिया वो हो जाएगा πr1² प्लस πr2² प्लस πr3² प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो सिमेट्रिक है। अगर पहले सर्किल के अंदर एक स्क्वायर, फिर उसके अंदर एक सर्किल, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर, फिर उसके अंदर एक सर्किल, तो जो रिलेशन R1 और R2 में है एग्जैक्टली वही रिलेशन R2 एंड R3 में होगा, ठीक है। तो अगर R2 R1/√2 है, मतलब ये तो GP आ गया जिसका कॉमन रेशियो 1/√2 है, तो बेसिकली R3 क्या हो जाएगा, R2/√2 हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो रेडियस है वो GP में है विद कॉमन रेशियो 1/√2, ठीक है। तो इसलिए सम ऑफ एरियाज क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरियाज इज इक्वल्स टू, ये मतलब इसमें चलो पाई कॉमन ले लेते हैं, r1² प्लस r2² प्लस r3² प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स r1² प्लस r2² कितना हो जाएगा, r1²/2 प्लस एंड सो ऑन, ये इन्फिनिट GP हो गया, ठीक है। जिसके लिए कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 की बात करें तो 1/√2 हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा, R1² R2² स्क्वायर कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो हाफ हो जाएगा। सो दिस विल बी पाई टाइम्स इन्फिनिट GP का सम ये होता है ना, a/1 - r। a मतलब फर्स्ट टर्म इज R1² अपॉन 1 - r इज हाफ, ये जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा, इसको ऊपर ले आएंगे तो 2 πr1² विच इज 2 πr1 कितना था a/2, क्योंकि आंसर तो हमें a/2 के टर्म्स में देना है, a/2 का होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा πa²/2, ये आंसर आ गया। तो सम ऑफ एरियाज ये आ जाएगा। So this is it.